हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इल्यूम साइंस क्लास नंबर 272 और एक और नई सीरीज एनसीईआरटी रिकैपिचुलेशन की आज हम शुरू करेंगे, जिसमें आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर एवोल्यूशन और ये इसका फर्स्ट पार्ट हम आज रिलीज कर रहे हैं। अब यूनिवर्स के बारे में आपने सबने सुना रहेगा। यूनिवर्स को फर्दर हम आगे कैसे डिवाइड कर सकते हैं वो हम लोग यहाँ पर थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। ये चैप्टर शुरू करने से पहले एनसीईआरटी ने कुछ बेसिक कंसेप्ट हमें सिखाए हैं, वो बेसिक कंसेप्ट मैं आपको यहाँ पर अभी बताने वाला हूँ। देखो, पूरे यूनिवर्स को हम लोगों ने डिवाइड किया है मल्टीपल गैलेक्सीज के अंदर। यूनिवर्स कंटेन्स मल्टीपल गैलेक्सी और हर गैलेक्सी को फर्दर हमने डिवाइड किया है इनटू डिफरेंट स्टार्स एंड क्लाउड्स ऑफ गैस एंड डस्ट। बहुत सारा गैस, डस्ट के क्लाउड्स और बहुत सारे स्टार्स मिलकर बनाते हैं एक गैलेक्सी, और बहुत सारी गैलेक्सीज मिलकर बनाती है एक यूनिवर्स। हम कहाँ रहते हैं फिर, यानी हमारा प्लेनेट कहाँ पे? अगर हम हमारे एड्रेस की बात करें तो जो पूरे यूनिवर्स में जो बहुत सारी अलग अलग गैलेक्सीज है, उनमें से एक गैलेक्सी है जिसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। वो गैलेक्सी हमारी गैलेक्सी है, और उस मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर भी बहुत सारे अलग अलग सिस्टम है ऑफ स्टार्स। उनमें से एक सिस्टम का नाम है सोलर सिस्टम। वो सोलर सिस्टम जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जिसमें बीच में एक सन प्रेजेंट है और उस सन के चारों तरफ प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। सन के सबसे पास में प्रेजेंट होता है मर्क्यूरी प्लैनेट, मर्क्यूरी के पास में प्रेजेंट होगा वीनस, और वीनस के बाद में जो थर्ड ऑर्बिट में प्रेजेंट है वो है अपना प्लैनेट अर्थ। तो दिस इज अर्थ। इस अर्थ पे हम रहते हैं। तो यानी कि अगर हम पूरे यूनिवर्स के साथ में अपने प्लेनेट अर्थ को कंपेयर करें तो अर्थ बस एक स्मॉल स्पॉट है और उस बड़े से यूनिवर्स के अंदर सोलर सिस्टम, आवर सोलर सिस्टम हैज मल्टीपल प्लैनेट्स, और उन मल्टीपल प्लैनेट्स में से एक जो हमारा प्लैनेट है उसका नाम है अर्थ। नाउ जब भी हम रात को स्टार्स की तरफ देखते हैं तो हम एक्चुअल में पास्ट में देख रहे होते हैं। वी आर लुकिंग बैक इन टाइम। ऐसा क्यों? वो ऐसा इसलिए बिकॉज देखो क्या है कि जो आप देख रहे हो, जो जो आप रात को देखते हो, जो आपको स्टार दिखता है, वो एक्चुअल में स्टार यहाँ से बहुत दूर है, और जो आपको एक्चुअल में दिखाई दे रहा है वो उसकी एमिटेड लाइट है। ये लाइट बहुत सालों पहले, अराउंड मिलियंस ऑफ ईयर्स ऑफ बैक, अपनी जर्नी उसने स्टार्ट की थी और कई किलोमीटर से चलती हुई आ रही है। अराउंड ट्रिलियंस ऑफ किलोमीटर्स दूर उस स्टार से वो लाइट चलती हुई आ रही है। तो जो आपको अभी दिख रहा है, जो अभी आपके रेटिना पर जिसकी इमेज बन रही है, तो एक्चुअल में वो लाइट है जो यहाँ से ट्रिलियंस ऑफ किलोमीटर दूर स्टार से एमिट हुई थी अराउंड मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले, और वो हमें आज दिख रही है। यानी जो आप देख रहे हो वो आज से मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले जो है वो वहां से ओरिजिनेट हुआ था। दैट्स व्हाई वी से कि व्हेन वी लुक एट स्टार्स वी आर लुकिंग बैक इन टाइम। बट यही जब हम अपने सराउंडिंग्स में किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, जैसे अभी मेरे सामने, जैसे ही मैं इसको इस पेन को देख रहा हूँ, इस राइटिंग पेन को देख पा रहा हूँ मैं, तो ये मेरे इमीडिएट सराउंडिंग में जो राइटिंग पेन है ये मुझे इंस्टेंट टाइम में दिख रहा है, प्रेजेंट टाइम में दिख रहा है। ये पेन यहाँ पर मौजूद है तो ये प्रेजेंट टाइम में दिख रहा है। लेकिन जो मैं रात को ये जो स्टार्स देख रहा हूँ इतने सारे, ये एक्चुअल में बहुत दूर है, और ये जो मुझे दिखाई दे रहा है ये इनकी लाइट है जो काफी सालों पहले वहां से निकली थी और मुझे अब दिखाई दे रही है। यूनिवर्स इज वेरी वास्ट एंड इनफैक्ट अर्थ इज जस्ट अ स्पेक। स्पेक मीन्स अ स्पॉट, जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि यूनिवर्स बहुत बड़ा है और उसके कंपैरिजन में अपना प्लेनेट अर्थ एक छोटे से स्पॉट, एक छोटे से पॉइंट के बराबर है। चलो फिर इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं अपना मेन टॉपिक जो है एवोल्यूशनरी बायोलॉजी। देखो, हम लोग ये जो चैप्टर है इसमें बात करेंगे बेसिकली ओरिजिन एंड एवोल्यूशन की। पहले मैं आपको इन दो वर्ड्स के बारे में बताता हूँ कि मतलब क्या होता है ओरिजिन और एवोल्यूशन का। देखो, किसी भी चीज में ओरिजिन का मतलब होता है उसका स्टार्ट, उसका स्टार्ट क्यों, स्टार्ट कहाँ से हुआ, और एवोल्यूशन का मतलब होता है उसका फर्दर डेवलपमेंट। यानी ओरिजिन एंड एवोल्यूशन में हम लोग स्टडी करेंगे कि लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ, यानी लाइफ स्टार्ट कैसे हुई, और स्टार्ट होने के बाद में लाइफ आगे फर्दर डेवलप कैसे हुई, किस तरह से नए नए ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन हुआ, और आज जो हमारे सामने इतनी वास्ट नंबर ऑफ स्पीशीज दिख रही है वो कैसे एक ओरिजिन से अब तक यहाँ पर उसका कितना डेवलपमेंट हुआ, उसको आप कहते हो एवोल्यूशन। तो एवोल्यूशनरी बायोलॉजी में हम लोग बेसिकली बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ। अपने प्लेनेट अर्थ पे लाइफ फॉर्म्स का हिस्ट्री क्या रहा, पहले क्या बना, उसके बाद क्या आया, उसके बाद क्या आया, प्रेजेंट में क्या है, उस एंटायर हिस्ट्री इज कॉल्ड एज एवोल्यूशनरी बायोलॉजी। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द यूनिवर्स।
लेट्स स्टार्ट विद द यूनिवर्स। अपना अगर मैं यूनिवर्स की एज की बात किया जाए तो ऐसा एस्टिमेट है कि करीब 20 बिलियन साल पुराना है यूनिवर्स। और यूनिवर्स इज अराउंड 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड, यानी दैट मीन्स इट इज वेरी वेरी ओल्ड। और अगर आप बात करो अपने प्लेनेट अर्थ की तो इट इज अराउंड 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड, यानी आज से 20 बिलियन साल पहले यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ। और उसके बहुत टाइम बाद में, यानी आज से करीब 4.5 बिलियन साल पहले हमारे प्लेनेट अर्थ का फॉर्मेशन हुआ है। नेक्स्ट आता है एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस की बात करते हैं हम लोग। एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस का मतलब जो हम लोग स्पेस में कहते हैं ना कि दो प्लेनेट के बीच का डिस्टेंस कितना है या दो स्टार्स के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो वो डिस्टेंसेस को हम कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस, और वो हम हमेशा मेजर करते हैं लाइट ईयर्स में। ना आपने फिजिक्स में पढ़ा रहेगा अबाउट लाइट ईयर, में थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ यहाँ पे। लाइट ईयर्स का क्या मतलब होता है कि अगर मैं लाइट की बात करूं तो ये लाइट वैक्यूम में एक साल में कितना ट्रेवल करती है, उस ट्रेवल्ड डिस्टेंस को कहा जाता है लाइट ईयर। एक साल में वैक्यूम के अंदर लाइट जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसको आप कहते हो लाइट ईयर। कैसे कैलकुलेट करोगे आप इसका वैल्यू, तो देखो बहुत सिंपल है। हमें पता है डिस्टेंस, हमें कैलकुलेट करना है डिस्टेंस, ठीक है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। वी ऑल नो द वेलोसिटी ऑफ लाइट। लाइट का वेलोसिटी रहता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और हम क्या कर रहे हैं, हम लोग ये कह रहे हैं कि एक साल में लाइट कितना ट्रेवल करती है, तो यानी कि 1 ईयर। बट इस ईयर को हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग ईयर को कन्वर्ट करेंगे पहले डेज में, यानी 365.25 डेज। एक डे में होते हैं 24 आवर्स। आवर्स को भी मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 मिनट्स और फिर 60 सेकंड्स, क्योंकि हम लोग सब कुछ हमारे सेकंड्स में यहाँ पर कैलकुलेट करना चाहते हैं। जब हम इसको कंप्लीट आप इसका कैलकुलेशन करोगे तब जो आपके पास आंसर आएगा वो आंसर आएगा 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। देखो जब आप इसको यहाँ कैलकुलेट करोगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगा मीटर में। आप इसको जब किलोमीटर में कन्वर्ट करोगे तो इट वुड बी 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर, यानी एक लाइट ईयर में इतने किलोमीटर्स होते हैं। और इसी में हम लोग मेजर करते हैं डिस्टेंस बिटवीन स्टार्स, डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट्स, यानी एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस। नेक्स्ट टॉपिक है बिग बैंग थ्योरी। नाउ सी बिग बैंग थ्योरी, बिग मतलब बड़ा, बैंग मीन्स धमाका। ये थ्योरी बोलती है एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और उस बहुत बड़े धमाके से बहुत सारे अलग अलग प्लैनेट्स का फॉर्मेशन हुआ है। अब कैसे इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स कैसे हुआ, वो बिग बैंग थ्योरी हमें बताती है। Now, Big Bang theory, which explains the origin of universe, actually tells us that there was a huge nuclear explosion, कि एक बहुत बड़ा थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ और उस थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन से यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ है। और यूनिवर्स के फॉर्मेशन के बाद में वो धीरे धीरे एक्सपांड होता गया। जैसा ये पिक्चर दिख रहा है यहाँ पे आपको, देखो इस पिक्चर में शो कर रखा है कि सबसे पहले एक बहुत बड़ा बैंग हुआ, एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, और विद टाइम ये धमाके से जो स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन हुआ ये आगे धीरे धीरे एक्सपांड होता गया विद टाइम, और ये एक्सपांड होते होते बहुत ज्यादा बड़ा बन गया। एंड दैट्स हाउ यूनिवर्स ओरिजिनेटेड। देयर वाज अ सिंगल अनइमेजिनेबल ह्यूज एक्सप्लोजन। वो एक्सप्लोजन इतना बड़ा था कि आप उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते। उस एक्सप्लोजन की वजह से यूनिवर्स बना और फिर बाद में यूनिवर्स विद टाइम एक्सपांड होता गया। जैसे जैसे ये एक्सपांशन हुआ टेम्परेचर कम हुआ, टेम्परेचर रिड्यूस्ड, और रिड्यूस्ड टेम्परेचर के बाद में धीरे धीरे हाइड्रोजन और हीलियम नाम की दो गैसेस का फॉर्मेशन हुआ। विच टू गैसेस? नाउ यू हैव टू रिमेंबर दिस कि बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से टेम्परेचर रिडक्शन के बाद में धीरे धीरे हाइड्रोजन और हीलियम नाम की दो गैसेस का फॉर्मेशन हुआ। एंड दीज गैसेस कंडेंस्ड अंडर ग्रेविटेशन एंड फॉर्म्ड डिफरेंट गैलेक्सीज। गैसेस, डस्ट पार्टिकल्स, ये सब मिलकर कंडेंस हो गए, और कंडेंस होने के बाद में जो है गैलेक्सीज का फॉर्मेशन हुआ, यानी एक यूनिवर्स में डिफरेंट गैलेक्सीज देखने को मिली। क्लियर? तो दिस इज बिग बैंग थ्योरी। अब देखो बिकॉज ये एनसीईआरटी रिकैपिचुलेशन सीरीज है तो हम लोग इसमें एनसीईआरटी से ज्यादा डिटेल में स्टडी नहीं करने वाले, ठीक है। तो जितना एनसीईआरटी तक ही हम अपने आप को कन्फाइंड रखने वाले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ओरिजिन ऑफ अर्थ, यानी अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं।
देखो एस्टिमेट है कि अर्थ का फॉर्मेशन करीब 4.5 बिलियन ईयर्स पहले हुआ, जैसा हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है। आवर प्लेनेट फॉर्म्ड 4.5 बिलियन ईयर्स बैक। और जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ तब शुरुआत में अर्थ के चारों तरफ एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं था। एट द करंट टाइम हमारे चारों तरफ एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है, उस वक्त एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं था। उस वक्त अगर कुछ प्रेजेंट था अर्थ के चारों तरफ तो वो प्रेजेंट था वाटर वेपर, CH4 यानी मीथेन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड NH3 अमोनिया। आपको ध्यान रखना है, ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया है। ये सब कुछ रिलीज हुआ पिघले हुए मास से, यानी बहुत बड़ा मास जो पिघला हुआ था उनसे बाद में रिलीज हुआ वाटर वेपर H2O, मीथेन CH4, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया विच कवर्ड द सरफेस ऑफ द प्लेनेट। अपने प्लेनेट के सरफेस पे यही सब चीजें प्रेजेंट थी, मोल्टन मास प्रेजेंट था और उन मोल्टन मास से ये गैसेस धीरे धीरे रिलीज होती गई। रिमेंबर नीट में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब अर्थ का ओरिजिन हुआ था तो आसपास कौन सी गैसेस वहां पर प्रेजेंट थी, तो वाटर वेपर, मीथेन, CO2 एंड अमोनिया। नाउ विद टाइम वाटर के ऊपर धीरे धीरे सोलर रेडिएशंस आई, और सोलर रेडिएशंस एज वी ऑल नो कंटेन्स अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। सन का स्पेक्ट्रम आपने पढ़ा था, उसमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती है। तो जब ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस इन वाटर वेपर्स के ऊपर आई तो ये वाटर वेपर्स को उसने ब्रेक डाउन किया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर। नाउ एज वी ऑल नो हाइड्रोजन इज अ वेरी लाइट गैस। तो हाइड्रोजन बिकॉज एक बहुत ही लाइट गैस था तो वो वहां से एस्केप होकर निकल गई, इट एस्केप्ड फ्रॉम देयर, वो वहां से निकल गया एस्केप होकर। और जो पीछे ऑक्सीजन बचा, ये ऑक्सीजन कंबाइन हुआ अमोनिया और मीथेन के साथ में। सी हमने अभी कहा था आपको कि अमोनिया और मीथेन रिलीज हुआ था, तो ये ऑक्सीजन बाद में रिएक्ट किया, कंबाइन किया अमोनिया और मीथेन के साथ में, और जिसकी वजह से बाद में बना वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ है इनसे। नाउ धीरे धीरे इस ऑक्सीजन की हेल्प से बाद में ओजोन का फॉर्मेशन हुआ हमारे प्लेनेट के चारों तरफ। ओजोन मतलब O3, ठीक है, प्लेनेट के चारों तरफ ओजोन का फॉर्मेशन हुआ, O3 का फॉर्मेशन हुआ। और धीरे धीरे ये जो जैसे जैसे अर्थ फॉर्म हुआ तो जैसे जैसे टाइम बीता तो टेम्परेचर कम होता गया, जैसे जैसे कूलिंग होती गई तो वो जो हमारे तरफ चारों तरफ वाटर वेपर प्रेजेंट था, ये वाटर वेपर उस रिड्यूस्ड टेम्परेचर की वजह से अब आपको पता है वाटर वेपर यानी स्टीम जो रहती है, जब टेम्परेचर रिड्यूस होता है तो वो लिक्विड वाटर में कन्वर्ट होती है। तो टेम्परेचर कम होने की वजह से पूरा वाटर वेपर बरसात की फॉर्म में नीचे गिरा और हमारे अर्थ के ऊपर जितने भी बड़े बड़े डिप्रेशंस थे उन सब डिप्रेशंस में वो पानी भर गया, जिनको आज हम ओशंस कहते हैं। वी ऑल नो कि अर्थ का बहुत बड़ा पार्ट ओशन से बना है, सीरीज आर ओशंस, ओशन से बना है। ये बहुत बड़े बड़े कह सकते हैं कि अर्थ के सरफेस पे डिप्रेशंस थे, और जो वाटर वेपर जैसे कूल डाउन हुआ वाटर बना, वो सारा का सारा वाटर इन डिप्रेशंस में भर गया और ओशंस का फॉर्मेशन हुआ। तो इस तरह से ओरिजिन हुआ अर्थ का। लाइफ करीब 500 मिलियन ईयर्स के बाद आई, यानी जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ तो उस फॉर्मेशन के बाद भी 500 मिलियन सालों तक इस अर्थ पे कोई भी लाइफ नहीं थी, और अर्थ के फॉर्मेशन के 500 मिलियन ईयर्स के बाद में लाइफ अराइज हुई है अपने प्लेनेट पे। यानी कि देखो वापस बता रहा हूँ मैं आपको, अर्थ का फॉर्मेशन हुआ 4.5 बिलियन ईयर्स पहले, फिर हम कह रहे हैं कि 500 मिलियन साल तक कोई लाइफ नहीं थी। इसका मतलब लाइफ कब ओरिजिनेट हुई? लाइफ ओरिजिनेट हुई 4 बिलियन ईयर्स पहले, 4 बिलियन ईयर्स बैक। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। मैं वापस समराइज करवा रहा हूं आपको, यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ था 20 बिलियन ईयर्स पहले, अर्थ का ओरिजिन हुआ था 4.5 बिलियन ईयर्स पहले, और लाइफ ओरिजिनेट हुई थी 4 बिलियन ईयर्स पहले। ये सारे क्वेश्चंस नीट के काफी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं। अब सवाल ये आता है कि सर लाइफ का ओरिजिन हुआ कैसे? अब लाइफ के ओरिजिन को लेकर बहुत सारी थियोरीज, बहुत सारी हाइपोथेसिस आपको अलग अलग बुक्स में देखने को मिलेगी। हम लोग केवल एनसीईआरटी की ही बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो एनसीईआरटी ने जिन जिन थ्योरीज की बात की केवल हम वही यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पेंसपर्मिया थ्योरी की। ना उसी पेंसपर्मिया थ्योरी क्या कहती है? पेंसपर्मिया थ्योरी ये दी थी अर्ली ग्रीक थिंकर्स ने, ग्रीस के कुछ थिंकर्स ने पेंसपर्मिया थ्योरी दिया, और उन्होंने बोला कि सम यूनिट्स ऑफ लाइफ, जिनका इन्होंने नाम रखा स्पोर्स, तो वो कहते हैं कुछ स्पोर्स दूसरे प्लैनेट्स से अर्थ पे आए
और अर्थ पे आने के बाद ये यहाँ पर धीरे 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 और ज्यादा आगे इवॉल्व होते होते नई नई तरह की लाइफ बनते गए, यानी नए नए तरह के ऑर्गेनिजम्स बनते गए। तो इसके हिसाब से लाइफ अर्थ पे ओरिजिनेट नहीं हुई, लाइफ स्पोर्स की फॉर्म में दूसरे प्लेनेट से हमारे प्लेनेट पे आई और फिर आगे जाकर इवोल्यूशन होता रहा। और केवल अर्थ पे ही नहीं, इन ग्रीक थिंकर्स के हिसाब से ये लाइफ डिफरेंट प्लैनेट्स पे भी इन्हीं स्पोर्स के थ्रू पहुंची है। सी एट दी प्रेजेंट टाइम अगर अभी की हम बात करें तो हमने अब तक ऐसा कोई प्लैनेट डिस्कवर नहीं किया है जिसपे हमें लाइफ मिली हो। वी माइट डिस्कवर इट इन फ्यूचर, वी माइट डिस्कवर इट इन फ्यूचर, बट टिल टाइम हम लोगों ने अब तक ऐसी कोई डिस्कवरी नहीं की है, ऐसे प्लेनेट पे हमने अब तक नहीं पहुंचे या डिस्कवरी नहीं हुई जिसपे लाइफ प्रेजेंट है। बट दैट्स व्हाट अर्ली ग्रीक थिंकर्स थॉट, यही है पैनस्पेर्मिया की थ्योरी। नाउ मैनी ऑफ अस मे नॉट एग्री विद दिस थ्योरी, बट अगर देखा जाए तो आज के टाइम पे मोस्ट ऑफ द एस्ट्रोनॉमर्स का यही सबसे फेवरेट आइडिया है कि लाइफ दूसरे प्लेनेट से ही आई है। अब देखो, आपने बहुत बार अपने न्यूज़पेपर्स में, इंटरनेट आर्टिकल्स पे यूएफओस के बारे में सुना होगा, आपने बहुत सारी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ के ऊपर मूवीज भी देखी होगी बॉलीवुड में और हॉलीवुड में, जो बताती है कि जो है एलियंस एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, एलियंस के ऊपर ही कंसेप्ट है पूरा, यूएफओस भी देखे गए। तो हो सकता है कि एलियंस जो है प्लेनेट पे आए भी हो या फिर नहीं भी आए हो, ये सब देखिए, ये सब अलग अलग बातें हैं। अब एग्जैक्टली क्या है वो तो यहाँ कमेंट करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बट स्टिल फॉर सम एस्ट्रोनॉमर्स इट इज अ वेरी गुड आइडिया ऑफ पैनस्पर्मिया की यस पैनस्पर्मिया ही हुआ था। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। अब इसका नाम देखो, नाम क्या है, स्पॉन्टेनियस जनरेशन। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है अचानक से। वो ये कहती है कि लाइफ एक दिन अचानक से नॉन लिविंग मटेरियल से बन गया, जैसे कि स्ट्रॉ, ठीक है, यानी घास फूस, कीचड़, इनसे एक दिन अचानक ही लाइफ बन गई। ये कहती है थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। इट स्टेट्स दैट लाइफ केम आउट ऑफ डिकेइंग एंड रॉटिंग मैटर। ऐसा मैटर जो डिके हो रहा था उससे लाइफ जनरेट हुई, ये कहता है थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। बट इट कांट बी बिलीव्ड, इट कांट बी बिलीव्ड। कैसा? लुई पास्चर ने इस थ्योरी को बिल्कुल डिस्कार्ड किया था। कैसे डिस्कार्ड किया था? क्योंकि उसने प्रूव किया था कि लाइफ केवल प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही आ सकती है, यानी अगर पहले से कोई लाइफ है तो उसी लाइफ से नई लाइफ आ सकती है। इट अराइजेज ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। और उन्होंने डिस्प्रूव कर दिया था स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी को। कैसे किया था लुई पास्चर ने? वो देखो, यहाँ पर उन्होंने क्या किया, एक फ्लास्क लिया और उन फ्लास्क को स्टरलाइज कर दिया। स्टरलाइज कर दिया मतलब कि उसके अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे उन सबको मार दिया। उसके अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे उनको स्टरलाइज कर दिया, यानी खत्म कर दिया उनको। ये फिगर देखो आप, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हमने समझो इसके अंदर एक वाटर सोल्यूशन ले लिया और इस वाटर सोल्यूशन के अंदर माइक्रोब्स प्रेजेंट है। एज वी ऑल नो वाटर सैंपल्स कंटेन माइक्रोब्स। अब हमने इनको किया बॉईल। अब वी ऑल नो कि वाटर को जब बॉईल किया जाता है तो उसके अंदर जितने भी लाइव फॉर्म्स है सब खत्म हो जाते हैं, ठीक है। और फिर बॉईल करने के बाद में हमने उसको कुछ इस तरह से इस तरह से क्लोज कर दिया, ठीक है, ताकि कुछ भी अंदर नहीं जा पाए, और हमने उसको ऐसा ही छोड़ दिया। तो ऐसा ही छोड़ने के बाद काफी टाइम तक हमने ये देखा कि इस सोल्यूशन के अंदर कोई भी नई लाइफ नहीं थी, कोई नई लाइफ हमें देखने को नहीं मिली। कुछ इसी तरह से उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को दूसरी बार किया कि पहले इनको बॉईल कर दिया अच्छे से और उसके बाद में इस ट्यूब को यहाँ से ब्रेक डाउन किया। तो जब आपने इसको यहाँ से ब्रेक डाउन किया, ये यहाँ से तोड़ दिया, यानी सीधा सीधा एयर के कांटेक्ट में है, और कुछ टाइम बाद में नोटिस किया कि इसके अंदर माइक्रोब्स की ग्रोथ देखने को मिली। तो ये क्लियर प्रूफ कर रहा है कि अगर माइक्रोब्स इस तरह से डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से आते तो ये यहाँ पे भी आते और यहाँ पे भी आते, पर ये यहाँ पर नहीं आए। इसको ये क्लियर प्रूफ कर रहा है कि इसके अंदर माइक्रोब्स की एंट्री इस एयर से हुई है, इसी एयर से माइक्रोब्स की यहाँ पर एंट्री हुई है। तो इट प्रूव्स दैट लाइफ कम्स ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, और स्पॉन्टेनियस जनरेशन नहीं होता। तो प्री स्टरलाइज्ड फ्लास्क में लाइफ अपीयर नहीं हुई फ्रॉम किल्ड ईस्ट जिसको बॉईल करके मारा था हमने, उससे नई लाइफ का फॉर्मेशन नहीं हुआ। लेकिन इसी फ्लास्क को जब ओपन किया एयर के लिए तो नए लिविंग ऑर्गेनिजम्स उसमें देखने को मिली, ठीक है। और ये जो नए लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये एयर से यहाँ पर एंटर हुए थे। नेक्स्ट बात करते हैं ओपेरिन और हेल्डन की। ओपेरिन फ्रॉम रशिया एंड हेल्डन फ्रॉम इंग्लैंड। सी, लुई पास्चर ने स्पॉन्टेनियस जनरेशन
की जो थियोरी है उसको डिस्प्रूव किया और कहा कि लाइफ जो है हमेशा लाइफ से ही आएगी। बट फिर सवाल ये आता है कि जो सबसे पहली लाइफ है वो कहाँ से आई? सेकंड लाइफ फर्स्ट लाइफ से आई होगी, थर्ड लाइफ सेकंड लाइफ से आई होगी, लेकिन फर्स्ट लाइफ कहाँ से आई? उसका आंसर देने का ट्राई किया रशिया के ओपेरिन और इंग्लैंड के हेल्डन ने। देखो इन्होंने क्या कहा, इन दोनों ने ये कहा कि सबसे पहले प्रेजेंट थे हमारे प्लेनेट पे इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स। इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स मतलब इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एलिमेंटल फॉर्म में, ठीक है, मैं यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन यानी गैसियस ऑक्सीजन की बात नहीं कर रहा, ध्यान रखना। अर्ली एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं था। मैं जो यहाँ पर ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ ये एलिमेंटल ऑक्सीजन है जो प्रेजेंट थी इन कंपाउंड फॉर्म्स, जो प्रेजेंट थी इन कंपाउंड फॉर्म्स लाइक सिलिका, SiO2। तो वो ऑक्सीजन की बात कर रहा हूं मैं। तो उन्होंने कहा कि जितने भी इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे, इन इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ने आपस में रिएक्शन करके बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन किया। कैसे? आई टेक एन एग्जांपल। जैसे इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स में देखो हाइड्रोजन की बात करता हूं मैं, तो वो ये कह रहे हैं कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन इन दोनों ने मिलकर बनाया अमोनिया NH3। बिल्कुल इसी तरह से कार्बन और हाइड्रोजन इन्होंने मिलकर बनाया मीथेन यानी CH4। बाद में ये अमोनिया जो है इनसे डेवलप हुए अमीनो एसिड्स और बाद में धीरे धीरे इन अमीनो एसिड्स से बन गए प्रोटीन्स। इन अमीनो एसिड से बन गए प्रोटीन्स, यानी धीरे धीरे वो ये कह रहे हैं कि बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ, जैसे DNA, RNA, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सारे डाइवर्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन इन्हीं इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स की हेल्प से हुआ। और इसको कहा जाता है केमिकल एवोल्यूशन। इसको कहा जाता है केमिकल एवोल्यूशन यानी कि इवोल्यूशन ऑफ केमिकल्स। इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स से आपने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन किया, दैट इज केमिकल एवोल्यूशन। यहाँ पे मैं एक बात काफी क्लियर कर दूं आपको कि अगर आपसे पूछा जाए कि RNA और DNA में से पहले क्या बना, तो आप आंसर दोगे कि पहले RNA बना एंड बाद में बिकॉज DNA वाज मोर स्टेबल तो इट रिप्लेस्ड RNA एज द जेनेटिक मटेरियल। तो ये कंसेप्ट मैं आपको यहीं पे क्लियर कर देता हूँ। तो इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स से बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कहलाता है केमिकल एवोल्यूशन। और बाद में ये जितने भी RNA, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, इन सब ने मिलकर लाइफ का ओरिजिन किया है। देखो अगर हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें, मैं अगर मेरी ही बात करूं तो आई एम मेड अप ऑफ सेल्स एंड माय सेल्स आर मेड अप ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड ऑल। एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म ये किसके बने हैं? बायोमोलिक्यूल्स के, यानी कि प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स। तो यहाँ पे भी तो यही बात चल रही है कि इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट से पहले RNA, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स का फॉर्मेशन हुआ और इन सब ने मिलकर बनाया सेल जो कि लाइफ थी और यहीं से लाइफ का ओरिजिन हुआ है। ये कंसेप्ट था ओपेरिन और हेल्डन का। उन्होंने कहा जो स्टेटमेंट है वो ये है कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ could have come from pre-existing non-living organic molecules, यानी पहले से मौजूद कुछ नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से लाइफ की शुरुआत हुई है। क्लियर कह रहे हैं कि ये नॉन लिविंग थे। क्लियर? नाउ सी, अब ओपेरिन और हेल्डन ने जब अपनी थ्योरी दी थी तब उन्होंने बताया था कि जब पहली बार लाइफ का फॉर्मेशन हुआ हमारी प्लेनेट पे, तो हमारी प्लेनेट पे कंडीशंस किस टाइप की थी, उन कंडीशंस की भी बात की इन्होंने कहा कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, टेम्परेचर वाज वेरी हाई। उसके अलावा बहुत सारे वॉल्केनिक इरप्शंस वहां पर प्रेजेंट थे और इन्हीं वॉल्केनिक इरप्शन से जो हीट एनर्जी रिलीज हुई, इस हीट ने एनर्जी प्रोवाइड की फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। उसके अलावा स्टॉर्म्स थे बहुत सारे, उन स्टॉर्म्स में प्रेजेंट थी बहुत सारी लाइटनिंग यानी बिजलियां कड़कती थी और वो लाइटनिंग अगेन एक एनर्जी का सोर्स था हमारे लिए। मतलब बेसिकली अगर आपसे पूछा जाए कि लाइफ के फॉर्मेशन में जरूर एनर्जी की रिक्वायरमेंट रही होगी तो एनर्जी कहाँ से आई, तो आंसर वुड बी वॉल्केनिक इरप्शंस एंड स्टॉर्म्स। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, जो उस वक्त जो एटमॉस्फेयर था उस एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं थी। एट प्रेजेंट जो हम लोग कह रहे हैं, एट प्रेजेंट जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है और अभी जो एटमॉस्फेयर है उसको कहा जाता है ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर।
अभी के एटमॉस्फेयर को कहा जाता है ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर। बट उस वक्त ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं थी, इसलिए उस वक्त के एटमॉस्फेयर को कहते हैं रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर, जिसके अंदर मीथेन और अमोनिया प्रेजेंट थे। तो ये थियरी है ओपेरिन और हेल्डन की। देखो यहाँ पर बिकॉज हम लोग लिमिटेड है बाय एनसीईआरटी, तो मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकता, बट आप हमारा जो है इसका ओपेरिन और हेल्डन का एंटायर थ्योरी एक अलग ही वीडियो में रिलीज करने वाले हैं हम लोग कुछ टाइम में, वहां पर मैं आपको पूरा डिटेल में ये चीज एक्सप्लेन और करूंगा। फिर बाद में बात करते हैं एसएल मिलर, एक अमेरिकन साइंटिस्ट की, उनके एक्सपेरिमेंट की। एसएल मिलर ने जब स्टडी की इनके ओपेरिन और हेल्डन के कंसेप्ट की, तो उन्होंने सोचा कि जिन कंडीशंस की बात ओपेरिन और हेल्डन ने की, अगर मैं वही कंडीशंस लैब में सिमुलेट करूं या लैब में प्रोड्यूस करूं, तो क्या मैं लैब में अमीनो एसिड्स वगैरह बना सकता हूं? बिकॉज ओपेरिन और हेल्डन ने यही कहा था कि कंडीशंस ऐसी थी, यहाँ से लाइटनिंग से, वॉल्केनिक इरप्शन से एनर्जी मिला वगैरह वगैरह से, फिर बाद में जो है डाइवर्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ। तो एसएल मिलर ने कोशिश की उन सभी कंडीशंस का सिमिलर एनवायरनमेंट बनाने की एक लेबोरेटरी के अंदर, और उन्होंने कुछ इस तरह का सेटअप यहाँ पर क्रिएट किया था। इस सेटअप में इन्होंने एक बहुत बड़ा चैम्बर लिया, ये वो चैम्बर है, और इस चैम्बर में इन्होंने लगाए सबसे पहले दो इलेक्ट्रोड्स। नाउ इलेक्ट्रोड्स इस केस में क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड्स यहाँ पर जो है एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। यानी इन्होंने यहाँ पर सिमुलेट करने की कोशिश की थी लाइटनिंग को। हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि स्टॉर्म्स थे और लाइटनिंग थी, और उस लाइटनिंग से एनर्जी मिलती थी। तो इन्होंने उसी लाइटनिंग को प्रोड्यूस करने के लिए उससे मिलता जुलता दो इलेक्ट्रोड्स लगा दिए, और जैसे ही इलेक्ट्रोड्स है तो वो इलेक्ट्रोड्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, स्पार्क डिस्चार्ज होता है इन इलेक्ट्रोड्स से। तो यहाँ से हम लोग एनर्जी यानी कि इसको सिमुलेट कर सकते हैं लाइटनिंग के लिए। फिर बाद में ओपेरिन और हेल्डन ने बोला कि उस वक्त जो गैसेस प्रेजेंट थी वो थी मीथेन, अमोनिया, वाटर और हाइड्रोजन। तो एसएल मिलर ने भी इस चैम्बर के अंदर, इस क्लोज्ड चैम्बर के अंदर इन चारों गैसेस को डाल दिया। ठीक है, क्लियर। अब बाद में कुछ टाइम उन्होंने इस सेटअप को ऐसे कैसे छोड़ दिया, स्पार्क डिस्चार्ज करते, एनर्जी प्रोवाइड करते, और ये गैसेस थी। फिर धीरे धीरे जो यहाँ से वाटर निकलेगा यहाँ पर, ठीक है, इस वाटर को कलेक्ट किया गया, और कुछ टाइम बाद उन्होंने देखा कि यहाँ से जो वाटर सैंपल निकाला, इस वाटर सैंपल में कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट थे, अमीनो एसिड्स प्रेजेंट थी। अब ये क्लियर किया एसएल मिलर ने कि यहाँ पर अमीनो एसिड्स का फॉर्मेशन हुआ है। बिकॉज यहाँ पर अमीनो एसिड्स का फॉर्मेशन हुआ है, तो इसका मतलब है कि ओपेरिन और हेल्डन ने जो बात कही है दैट माइट बी ट्रू, वो ऐसा हो सकता है। उन्होंने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज प्रोड्यूस किया, एक क्लोज्ड फ्लास्क लिया जिसमें मीथेन, उसके अलावा हाइड्रोजन, अमोनिया और वाटर वेपर रखा। उन्होंने 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ओपेरिन और हेल्डन ने उस वक्त कहा था कि उस वक्त अर्थ के ऊपर टेम्परेचर बहुत ही हाई था, तो इतना टेम्परेचर मेंटेन किया एसएल मिलर ने अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर, और उन्होंने ऑब्जर्व किया कुछ टाइम बाद में कि अमीनो एसिड्स उसको वाटर सैंपल में देखने को मिले, जो प्रूव करते हैं हमारे ओपेरिन और हेल्डन के कंसेप्ट को। बाद में इसी तरह से बहुत से अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स और किए बहुत से साइंटिस्ट्स ने, और उन सब का भी कंक्लूजन यही था कि इस तरह के सिमिलर सेटअप में उन्होंने शुगर्स बनते देखे, नाइट्रोजनस बेसिस बनते देखे, पिगमेंट्स, फैट्स, इन सब मॉलिक्यूल्स का भी फॉर्मेशन इस तरह के अलग अलग सेटअप्स और एक्सपेरिमेंट्स में देखा गया। तो ये चीज भी अगेन प्रूव कर रही है ओपेरिन और हेल्डन को। अब हमें ये भी पता है, देखो हम लोग कई बार मीटेओराइट्स की स्टडी करते हैं। मीटेओराइट्स किसको कहते हैं? ये जो स्पेस के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं, आप ऐसा समझ लो जिनको आप एस्टेरॉइड्स, जैसे एस्टेरॉइड्स होते हैं वैसे मीटेओराइट्स हैं, ये स्पेस ऑब्जेक्ट्स हैं। बहुत बार सुना होगा आपने कि मीटेओराइट्स स्पेस से आकर अर्थ पर गिरा। तो ऐसे मीटेओराइट्स की जब स्टडी की गई, तो ऐसे मीटेओराइट्स के हमें अंदर हमें कुछ इसी तरह के सिमिलर कंपाउंड्स देखने को मिले, जिसकी बात ओपेरिन और हेल्डन ने की थी। तो ये सिमिलर कंपाउंड्स आज उन मेटेराइट्स में भी प्रेजेंट है। तो ये इंडिकेट करता है कि स्पेस में कहीं और पे, जो अर्थ पे इतने सालों पहले हुआ, आज स्पेस में कहीं ना कहीं हो सकता है ऐसा, और हो रहा हो, और हो सकता है कुछ टाइम बाद वहां पर भी लाइफ जो है इवॉल्व होगी, ओरिजिन होगी और इवॉल्व होगी। एविडेंसेस कम थे, बट इन्हीं लिमिटेड एविडेंस के साथ में इस केमिकल एवोल्यूशन थ्योरी को
एक्सेप्ट कर लिया गया। केमिकल एवोल्यूशन थ्योरी जो हमने अभी बात की थी केमिकल एवोल्यूशन की, यानी कि नॉन लिविंग इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट से डाइवर्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन, यानी केमिकल एवोल्यूशन से ही फर्स्ट लाइफ ओरिजिनेट हुई है। तो इस तरह से ओपेरिन और हल्डन को सही प्रूफ किया गया। अब हमें इस बात का बिल्कुल आइडिया नहीं है फिलहाल कि जो सबसे पहला खुद से रेप्लिकेट करने वाला वो लाइफ का फॉर्म क्या था, वो लाइफ का कैप्सूल जो मेटाबॉलिज्म भी करता था और खुद से रेप्लिकेट हो सकता है, उसके ओरिजिन के बारे में हमें अब तक ऐसा कोई खास क्लियर आइडिया है नहीं। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए कि लाइफ का सबसे पहला नॉन सेल्यूलर फॉर्म क्या है, लाइफ का सबसे पहला नॉन सेल्यूलर फॉर्म, ठीक है ध्यान रखना नॉन सेल्यूलर फॉर्म, नीट में फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं ये सारे। Which was the first non-cellular form of life? So our answer would be these were some giant molecules like RNA, protein, polysaccharides, etc. ये सारे के सारे पहले नॉन सेल्यूलर लाइफ के फॉर्म्स हैं, ठीक है, सेल्स नहीं है, नॉन सेल्यूलर है, आरएनए अलग, प्रोटीन अलग और पॉलीसैकेराइड्स अलग, ठीक है। अब ये जितने भी फॉर्म्स ऑफ लाइफ थे, आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है, ये सब का ओरिजिन आज से 3 बिलियन ईयर्स बैक पहले का बताया जाता है। देखो ये सारे एस्टिमेट्स है, एग्जैक्ट एज, एग्जैक्ट टाइम पीरियड कोई नहीं जानता। और आज से अगर 2000 मिलियन साल पहले की बात करें, आज से अगर 2000 मिलियन साल पहले की बात करें तो पहले सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ के बारे में भी किसी को कोई आइडिया नहीं था। यानी फर्स्ट सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ जो कि शायद एक सिंगल सेल था, इट इज वेरी क्लियर कि जो पहला सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ होगा वो एक सिंगल सेल ही होगा ये, लेकिन 2000 मिलियन साल पहले तो ओरिजिनेट नहीं हुआ है, ठीक है। अब ये जो भी रहा हो ये सब कुछ वाटर में ही हुआ है। ऑल द लाइफ फॉर्म्स वर प्रेजेंट इन वाटर ओनली, यानी टेरेस्ट्रियल नहीं हुआ, लाइफ की ओरिजिनेशन, लाइफ का ओरिजिन वाटर से ही हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं अबायोजेनेसिस की। देखो अबायोजेनेसिस, बायो मीन्स लाइफ, अ मीन्स एब्सेंट यानी कि नॉन लिविंग, बायो इज लाइफ, अबायो मीन्स नॉन लाइफ, जेनेसिस इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि लाइफ यानी जो पहला बायोलॉजिकल लिविंग फॉर्म है वो हमेशा एक नॉन लिविंग फॉर्म से ही आया होगा। इस थ्योरी को हम कहते हैं अबायोजेनेसिस। Clear? Now see, the first form of life arose slowly through evolutionary forces from non-living molecules. इसलिए नाम रखा हमने अबायोजेनेसिस, यानी लाइफ की शुरुआत अबायोटिक यानी नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स की से हुआ है। और अबायोजेनेसिस को आज के टाइम पे मेजॉरिटी ऑफ द साइंटिस्ट्स जो है एक्सेप्ट कर चुके हैं कि यहीं से इनकी शुरुआत हुई है। नाउ तो अल्टीमेटली फटाफट समराइज कर देता हूँ। सबसे पहले हुआ केमिकल एवोल्यूशन। उस केमिकल एवोल्यूशन में इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स से मेजर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ, जैसे आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड्स। अब ये सभी आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड्स से मिलकर बना है एक सेल, और इसी सेल से बाद में धीरे धीरे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, फिर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, और इस तरह से आगे लाइफ आगे बढ़ती गई। बट जैसा कि हमने कहा कि हुआ है अबायोजेनेसिस। अबायोजेनेसिस मतलब कि जो फर्स्ट लाइफ बनी है वो हमेशा नॉन लिविंग लाइफ से ही बनी है, नॉन लिविंग मॉलिक्यूल से ही बना है, इसलिए इसको कहा गया अबायोजेनेसिस थ्योरी। तो बस दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग अस। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात कर रहे हैं अबाउट एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन की और चार्ल्स डार्विन से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट्स की, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, नेचुरल सिलेक्शन, तो वो सब कुछ हम लोग वहां पर डिस्कस करेंगे। स्टे कनेक्टेड विद अस फॉर मोर सच इंफॉर्मेटिव वीडियोस। थैंक यू।